सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो 100% एग्जाम में आती है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। तो थ्योरम क्या है, ध्यान से समझना। थ्योरम कैसे आएगी? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस मतलब दो स्ट्रेट लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो प्रूव करो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो थ्योरम क्या एक्चुअली में देखो, थ्योरम ये देखो, ज्योमेट्री में ना फिगर कंपलसरी है। थ्योरम में एग्जाम में फिगर कभी नहीं आएगी, हमें फिगर खुद बनानी पड़ेगी। तो कह रहे हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, सपोज करो हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी और इधर से सी डी, राइट। अगर दो लाइंस एक दूसरे को कह रहा है अगर इंटरसेक्ट करती है तो प्रूफ करो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते कौन से हैं? जहां पे दो एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है उसके जो ये सामने वाले एंगल्स हैं, ये जैसे ये इधर से ये और ये, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमेशा इक्वल होते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है, तो जिसको हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 से नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ज्योमेट्री का रूल क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? सिर्फ दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersect each other at O। दूसरा पार्ट हमें क्या करना है? प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर हम इनके एंगल्स के नाम लिखें तो देखो ऊपर से ए ओ डी, जिसको हमने एंगल 1 लिया है, फर्स्ट पार्ट हो गया ए ओ डी जो इक्वल होना चाहिए नीचे से बी ओ सी के, जो हमारा एंगल 2 है, एंगल बी ओ सी, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि इन एंगल्स को हमने जो नंबरिंग दी हुई है वो 1 और 2 दे रखी है। इसका मतलब हमें एक तो 1 और 2 को इक्वल करना है, दूसरा इधर से ए ओ सी और इधर से बी ओ डी, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमें क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करना है उसको समझते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रूफ से। देखो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करेंगे। याद रखना लीनियर पेयर के कंसेप्ट को यूज कैसे करेंगे। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, आपको लेना है जैसे हमने ली ये जो रे ओ ए ओ है, हमें एक रे लेनी है, हमें देखना है कि हम कौन सी रे लेंगे। अगर हम ए ओ ले रहे हैं तो ए ओ कौन सी स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड कर रही है? सिंस रे ए ओ स्टैंड्स ऑन अ लाइन COD, ये जो AO है ये एक स्ट्रेट लाइन COD पर स्टैंड कर रही है। ध्यान से देखो ये AO COD पे क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है, क्योंकि हमेशा जो लीनियर पेयर बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। तो यहाँ से AO जो लाइन है वो COD पे स्टैंड कर रही है। तो COD के अकॉर्डिंग हमारे जो लीनियर पेयर बनेंगे वो कौन से बनेंगे? 1 और 3। लीनियर पेयर कौन से होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। ये AO, अगर आपने रे किसको लिए? AO को, जिसको हम रे लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लीनियर पेयर बनाएंगे। अगर हमने AO को रे लिया है तो AO के अकॉर्डिंग हमारे लीनियर पेयर जो बनेंगे वो 1 और 3 बनेंगे। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कंसेप्ट आएगा लीनियर पेयर और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो हमने पहले रे AO ली जो COD स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लीनियर पेयर बनेंगे 1 और 3 जिनका सम होगा 180। इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम एक इक्वेशन और बनाएंगे सिंस रे, अब रे लेंगे OC। हमें अगली इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसके अंदर एंगल 1 और एंगल 3 में से एक एंगल आना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी अगली इक्वेशन में इन दोनों में से कोई ना कोई एक एंगल रिपीट हो। तो उसके लिए मैं रे लूंगा CO, क्योंकि जब मैं CO रे लूंगा, सिंस CO स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये सब स्टेटमेंट्स लिखनी है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन AOB। अब जिधर से जो CO है वो इस AOB पर स्टैंड कर रही है, AOB। तो देयरफॉर यहां से लीनियर पेयर बनेंगे 2 और 3, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन कौन सी है? AOB। ये स्ट्रेट लाइन है तो उसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर कौन से बनेंगे? 2 और 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन इज सेम, लीनियर पेयर। और इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अपनी दो इक्वेशंस बनाएंगे लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से दो इक्वेशंस बनाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे।
अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा उसको समझना। अगला स्टेप होता है हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम का मतलब एक तरह से सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम फ्रॉम 1 एंड 2 करते हैं तो फ्रॉम का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम 1 और 2 को फ्रॉम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 जब भी हम करते हैं तो जो दो इक्वेशन में सेम एंगल्स या जो भी सेम साइड्स होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। फ्रॉम 1 एंड 2 से 3 से 3 हमारा कैंसिल हो चुका है, 180 से 180 कैंसिल हो चुका है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 में किसको लिया था, AOD एंड BOC के। देयरफॉर AOD हमारा जो इक्वल हो गया वो BOD के क्या हो गया, सॉरी BOD नहीं BOC के इक्वल हो गया। तो एक पेयर हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब जो दूसरा पेयर है ना उसको हम सिमिलरली करके करते हैं। ये नहीं कि ये पूरा प्रोसेस आपको दोबारा दिखाना है, ऐसा नहीं है। कि जो दूसरा पेयर है AOC इज इक्वल टू BOD, उसको हम सिमिलरली करके दिखा देंगे कि ऐसे ही सिमिलरली हमारा जो अगला पार्ट होगा AOC जो BOD के क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक पार्ट हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा, दूसरा पार्ट हम सिमिलरली से कर सकते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं AOC BOD के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर में एक ही थ्योरम है जो हमारी आनी ही आनी है, इनको अच्छे से करना। तो थ्योरम क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ईच अदर देन प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मींस अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है उसके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं जिन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। बट इस थ्योरम में हम इन एंगल्स को क्या कर रहे हैं, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को प्रूफ कर दिया कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को करना है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।